नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास श्रृंखला आपदा का सामना में। प्राकृतिक आपदाएं हमारे समय का एक सच है और जब ये सच है तो तैयारी में ही है समझदारी। उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी ऐसा ही एक सच है जो हमारे समुद्री किनारों के साथ साथ मुख्य भूमि में भी रहने वालों को झकझोरता रहा है। कभी बंगाल की खाड़ी में तो कभी अरब सागर में, कभी हिंद महासागर में। ये तो तय है कि चक्रवात को नहीं रोका जा सकता है, लेकिन इससे किसी तरह का नुकसान ना हो इसकी तैयारी तो की ही जा सकती है। हमारा अनुभव ये बताता है कि हमने इसके लिए इतनी तैयारियां की हैं कि अब कम से कम अनमोल जीवन का नुकसान काफी सीमित हो गया है, लेकिन खतरा बरकरार है। आज आपदा के सामना में बात इसी की, चक्रवात, खतरे और समाधान। और इस विषय पे हम बात करें विशेषज्ञों के साथ, उसके पहले आपको हम बताते हैं कुछ तथ्य इससे जुड़े हुए किस तरह की स्थितियां हैं। तो आइए कुछ तथ्य देख लेते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो आप समझें कि चक्रवात, खतरा और बचाव की अगर हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में कई चक्रवात आते रहते हैं। बहुत भारी बारिश होती है, तूफानी लहरें, जान माल का नुकसान भी हमने देखा है। और आप समझें भारत की तटरेखा लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी है और हर वर्ष 5 से 6 छोटे बड़े उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं। और यही नहीं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों में से हैं। इसके अलावा पुदुचेरी और गुजरात भी चक्रवातों को लेकर अधिक संवेदनशील हैं। पूर्व तैयारियां बेहद ज़रूरी है। पूर्व चेतावनी प्रणाली बचाव का एक प्रमुख हिस्सा है। जोखिम प्रबंधन के लिए तीव्र और सटीक सूचना संचार बेहद महत्वपूर्ण है। सूचना का प्रसार जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा पिछले सालों में जो बदलाव हुए, अगर हम उस पर नजर डालें तो चक्रवात चेतावनी तंत्र में बड़ी उल्लेखनीय सुधार हुए हैं। हताहतों की संख्या में तेज गिरावट हो गई है, लगभग शून्य हो गई है। नीति और योजनाओं पे बेहद सटीकता से काम हुआ है। प्रारंभिक जो चेतावनी प्रणाली है उसमें बेहद सुधार हुआ है। रियल टाइम जो कहते हैं निगरानी, वो किया गया है और मौसम विश्लेषण की तकनीकों में भी सुधार हुआ है। पूर्व चेतावनी की सूचनाओं का प्रसार पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से हो रहा है। क्षमता निर्माण पर जोर दिया गया है, समुदाय के भी और आम लोगों की सूचना वहां तक पहुंचे इसको भी सुनिश्चित किया गया है। इसके अलावा चुनौतियों की बात करें तो चक्रवातों से होने वाली क्षति को पूरी तरह रोकना ये चुनौती है। इसके अलावा चक्रवात को ट्रैक, उसका पूर्वानुमान, उसकी में सुधार करना की गुंजाइश अभी भी है। जलवायु परिवर्तन का एक खतरा हमारे सामने है। समुद्र की सतह का तापमान बढ़ रहा है, इसका चक्रवात पर क्या असर है इसको भी समझना हमें अभी जरूरी है। और तटीय क्षेत्र की संवेदनशीलता में वृद्धि हुई है। आम जनता और मीडिया की अपेक्षाओं में कई गुना तक वृद्धि हुई है। तो ये कुछ तथ्य हैं और इसके अलावा जो चुनौतियां हमने उसकी चर्चा की। विशेषज्ञ क्या कहते हैं इसको लेकर, हमारे साथ तमाम विशेषज्ञ जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर एम महापात्रा जी, जो महानिदेशक है भारतीय मौसम विभाग के, और हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ डॉक्टर ज्ञान दास, कार्यकारी निदेशक ओडिशा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, वो भी जुड़ेंगे। और इसके अलावा प्रमोद बादामी साहब, मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग, नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आइए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। और महापात्रा जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँ, इस वक्त सबसे बड़ी बात यही है कि जहाँ तक चक्रवात है उसको ट्रैक करने के लिए, उसको समझने के लिए क्या हम पर्याप्त रूप से इस वक्त तैयार हैं और क्या उसके लिए तमाम तैयारियां हैं हमारे पास? धन्यवाद। जैसे आपने बताया, चक्रवात एक मल्टी हजार्ड सिस्टम है और इसमें एट ए टाइम पर बहुत सारे हजारस वेदर देखने को मिलता है। जैसे स्ट्रॉन्ग विंड होता है और भारी बारिश भी होता है, और इसके साथ साथ समुद्र से भी टाइडल वेव्स कोस्टल एरिया को इनंडेट करता है। और इसको देखते हुए मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है साइक्लोन का, इसको हर साल इसको अपडेट किया जा रहा है। और इसके लिए जरूरत होता है
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे कि ऑब्जर्वेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मॉडलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे देश में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है। तो इसके साथ साथ जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी जैसे सैटेलाइट, रडार, ऑटोमेटेड स्टेशंस को आधार करके हमारा जो ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क में भी सुधार किया गया है। पूरा तटीय इलाके में हमारा डॉप्लर वेदर रडार से है। इसके साथ साथ हाई स्पीड ट्रैकर लगाया गया है ऑटोमेटेड स्टेशन से। सी में फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म जैसे मेट्रोलॉजिकल बुईज का इस्तेमाल किया जा रहा है और 30 शिप्स को भी नियोजन किया जाता है एलोंग द कोस्ट। इसके साथ साथ इंटरनेशनल अरेंजमेंट के साथ साथ हम ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए सभी डाटा कलेक्ट करते हैं और इसको एक अच्छा ऑब्जेक्टिव डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के साथ इसको मॉनिटर करते हुए साइक्लोन का करंट स्टेटस, जैसे इसका लोकेशन या सेंटर, इसका इंटेंसिटी और इसका पास्ट इवोल्यूशन स्ट्रक्चर और इसके साथ साथ इसका होने वाले गतिपथ यानी ट्रैक, इंटेंसिटी यानी तीव्रता और इसके साथ इसका स्ट्रक्चर, साइज, विंड डिस्ट्रीब्यूशन, स्टॉर्म सर्ज, सभी के लिए लेटेस्ट न्यूमेरिकल मॉडल्स और हजार्ड मॉडल्स का इस्तेमाल किया होता है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि रिसेंट ईयर्स में हम भी एक डायनामिक साइक्लोन इम्पैक्ट फोरकास्ट सिस्टम, जिसको हम डायनामिक रिस्क एटलास बोलते हैं, जिसको नियोजित किया गया है नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी और कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट्स मिलकर और IMD में ये सिस्टम को अभी स्थापना किया गया है। इसको लेकर हम एक GIS प्लेटफॉर्म में हमारा अभी इंफॉर्मेशन जा रहे हैं, ना सिर्फ ट्रैक और इंटेंसिटी कैसे रहेगा मगर कैसे बारिश का इम्पैक्ट रहेगा, इनंडेशन कहाँ होगा और इसके साथ साथ विंड की इम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स पर कैसे रहेगा, हाउस के ऊपर कि इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के ऊपर कि टेलीफोन्स के ऊपर कि अदर ऑनशोर एंड ऑफशोर इंस्टॉलेशंस के ऊपर और टाइडल वेव की वजह से कितना फ्लडिंग होगा, कहाँ होगा, ये सभी का हाई रेजोल्यूशन इंफॉर्मेशन अभी सभी को उपलब्ध हो पा रहे हैं। आप पूरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप कंपेयर करेंगे कि जो भारत का जो साइक्लोन वार्निंग सिस्टम है ये सेकेंड टू नन है और हमारे जो फोरकास्ट एक्यूरेसी है और अर्ली वार्निंग एक्यूरेसी है, इसको आप कंपेयर करेंगे तो ये भी USA, जिसको हम सभी लोग मानते हैं कि सबसे अच्छा वार्निंग सेंटर है, जिसको बेंचमार्क आप पकड़ सकते हैं, इसके हिसाब से भी हमारा फोरकास्ट एक्यूरेसी समान है, नहीं तो अच्छे हैं उस इलाका में जी। और अभी रिसेंट 5 इयर्स का एवरेज एरर आप कैलकुलेट करें तो ये लगभग 70 किलोमीटर है। 24 आवर्स पहले हम बोले कि इसका ट्रैक कहाँ जा सकता है, यानी गतिपथ क्या हो सकता है, इसमें सिर्फ 70 किलोमीटर एरर हो सकता है 24 आवर्स में। और सिमिलरली 48 आवर्स के एरर आप देखेंगे, इससे लगभग 100 किलोमीटर हो सकता है और 72 आवर्स पहले हम बोले कि साइक्लोन का ट्रैक कैसे होगा, 150 किलोमीटर हो सकता है। बिल्कुल। 5 साल पहले इसके साथ कंपेयर करें तो आप देखेंगे इसमें 25 to 30% इंप्रूवमेंट हुआ है और हमारा ये जो एरर है USA का एरर से कम है, नहीं तो लगभग समान है। बिल्कुल बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि जो तकनीक के मामले में है वो हम दुनिया में किसी भी स्तर पे उससे पीछे नहीं है बल्कि उसके बराबर हैं या उसके आगे हैं। बेहद संतोषप्रद बात है ये। बादामी जी, हमें ये बताएं कि किस तरह से जो तकनीक में लगातार बदलाव हुआ है और जिस तरह से भी मोहपात्रा जी कह रहे थे कि दुनिया में जो सबसे उपलब्ध अच्छी प्रणाली है, तंत्र है, वो हमारे पास है। किस तरह से आपको लगता है कि इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं जिसने इस बदलाव को आगे बढ़ाया है, जिसने ये आज सुनिश्चित किया है कि कम से कम लोगों की जान न जाए? जहाँ तक गोवा का सवाल है, जो वेदर जो रिपोर्ट आती है तो ऑलमोस्ट परफेक्ट आती है, इन द सेंस यू कैन से अप टू 80% रिपोर्ट्स बहुत परफेक्ट आती है। और हमने जो स्टेट में विद द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, तो ग्रुप में हमको अप टू डेट डे टू डे इंफॉर्मेशन मिल जाती है स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को, जहाँ से सब डिवीजन लेवल, कलेक्टर लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तालुका में डेसिमेट हो जाती है। सो यानी कि हम लोग 24/7 अपडेट रहते हैं एंड द प्रेडिक्शन जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कर रही है तो एक्सलेंट है, ऑलमोस्ट 80 to 90% परफेक्शन है। सो ये मैं उनके साथ सहमत हूँ कि जो अभी जो लेटेस्ट जो इक्विपमेंट लगा हुआ है, रडार्स लगा हुआ है, उससे प्रेडिक्शन तो बहुत अच्छा है, यानी कि जो डेवलप्ड नेशन है उसके बराबर है, उसमें कुछ दो राय नहीं है। जी बिल्कुल। आपको लगता है किस तरह से जो
अर्ली वार्निंग है, पूर्व चेतावनी है, उसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उसको लोगों तक पहुंचाना, आम लोगों तक, हर एक तक पहुंचाना जिस पे असर पड़ सकता है, इसको कैसे सुनिश्चित किया गया? जहां तक अर्ली वार्निंग सिस्टम, डेसिमेशन सिस्टम जो है, तो गोवा स्टेट जो है, जो अरेबियन सी के तरफ से वेस्टर्न एरिया में है, गोवा स्टेट उतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं है जो साइक्लोन के लिए जितना ईस्ट कोस्ट है जी। लास्ट 20-25 ईयर्स में ज्यादा साइक्लोन नहीं आए, लेकिन ये रिसेंट 10 ईयर्स में हमें बहुत 2 साइक्लोन आ गया, बहुत डिजास्टर्स थे। वन वाज इन द ईयर 2007, 2009 एंड अब रिसेंटली लास्ट ईयर हुआ था फायान और तौते। दोनों ने बहुत भयंकर तरीके से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज कर दिया एंड लॉट ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो गया, बहुत सारा नुकसान हो गया हमारा स्टेट को। जो नेशनल डिजास्टर, हमारा नेशनल साइक्लोन और मिटिगेशन जो प्रोजेक्ट है, उसमें से हमने प्लानिंग करवा के एंटायर 135 किलोमीटर जो हमारा स्टेट का कोस्ट लाइन है उसको हमने कवर कर दिया है। सो 5 मीटर फ्रॉम द कोस्ट लाइन, फ्रॉम द सी कोस्ट अप टू 5 मीटर जो जमीन के अंदर जितना भी हमारा एरिया है वो हमारे उसमें लपेट में देके हमने एक ग्रिड बना दिया है, अर्ली वार्निंग सिस्टम ग्रिड, जहां हम टावर लगा है एवरी ऑलमोस्ट 3-3 किलोमीटर में एक 6-6 किलोमीटर एक पे टावर किया है। वो टावर इंटरलैपिंग है, यानी कि 3 किलोमीटर का रेडियस में जो भी कुछ है वो अर्ली वार्निंग, जैसे हमको मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में वार्निंग आ गए, इमीडिएटली वी स्टार्ट द अर्ली वार्निंग प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं। वी अलर्ट द पब्लिक, अलर्ट द फिशरमैन हु आर डीप इनटू द सी। ये जो प्रक्रिया जब स्टार्ट होती है, देन बाद में कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कलेक्टर्स एक्शन में आ जाते हैं। एक्शन में आके अर्ली इवैक्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ अलर्ट द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आज का जो उनका जो प्रेडिक्शन है, इज अ वेरी गुड प्रेडिक्शन। देखिए ऑलमोस्ट 90% एक्यूरेसी में आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर। अभी यहाँ पे एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो और इस पे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि आपदा प्रबंधन में निस्वार्थ सेवा का सम्मान करने के लिए भारत सरकार ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की स्थापना की है, जो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करने वाले संस्थानों और व्यक्तियों दोनों के लिए एक वार्षिक पुरस्कार है। अधिक जानकारी के लिए या आवेदन करने के लिए आप awards.gov.in पर या फिर ndma.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। आखिरी तारीख 30 सितंबर 2022 है, तो एक बेहतरीन मौका, आप जरूर इस पे आवेदन करें। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Subhash Chandra Bose Aapda Prabandhan Puraskar, instituted by Government of India to honor selfless service in disaster management. Many organizations and individuals are working silently in areas of disaster management like prevention, mitigation, preparedness, rescue, response, relief, rehabilitation, research, innovations or early warning. Government of India has instituted an annual award. There will be up to 3 awards. Both institutions and individuals are eligible for these awards. If the award winner is an institution, it shall receive a certificate and a cash prize of Rs 51 lakhs. If the award winner is an individual, the winner shall receive a certificate and a cash prize of Rs 5 lakhs. To know more or to apply, visit awards.gov.in or ndma.gov.in today. The last date for filing of applications shall be 30th September 2022. सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भारत सरकार द्वारा स्थापित आपदा प्रबंधन में निस्वार्थ सेवा को सम्मानित करने के लिए कई संगठन और व्यक्ति आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में लगातार काम करते आ रहे हैं, जैसे आपदा की रोकथाम, शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया और बचाव, राहत, पुनर्वास, अनुसंधान, नवाचार या प्रारंभिक चेतावनी। भारत सरकार ने वार्षिक पुरस्कार की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत 3 पुरस्कार होंगे। संस्थान और व्यक्ति दोनों ही इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। यदि पुरस्कार विजेता एक संस्थान है तो उसे प्रमाण पत्र और 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। यदि पुरस्कार विजेता व्यक्ति है तो विजेता को प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए या आवेदन करने के लिए awards.gov.in और ndma.gov.in पर आज ही जाएं। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2022 तक होगी।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। आप बात कर रहे हैं आज हम आपदा के सामना में कि आखिर जो चक्रवात है किस तरह से उससे सुरक्षा हो, किस तरह से समाधान की पूरी प्रक्रिया चल रही है। हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ महापात्रा जी जुड़े हुए हैं। महापात्रा साहब, हमें ये बताएं कि अब एक नई परिस्थिति हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से, वो है एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की बात हम देख रहे हैं, जो कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन से इसका जुड़ाव है। समुद्र की सतह का तापमान और तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं। क्या इसने बदला है? जो जलवायु परिवर्तन की वजह से क्या कुछ बदला है चक्रवात की प्रकृति में, नेचर में, कैरेक्टरिस्टिक्स में, जो हमारे लिए एक चुनौती अभी भी है? जी, जलवायु परिवर्तन के हिसाब से देखें तो सभी तरीके का एक्सट्रीम वेदर इवेंट के ऊपर इसका असर पड़ा है। और साइक्लोन की बात करें, ये दिखाया गया है कि साइक्लोन का जो इंटेंसिटी है, वो तीव्रता है, वो इसमें प्रभावित हो रहा है। मोर इंटेंस साइक्लोन्स कुछ ओशन बेसिन में डेवलप हो रहा है, जैसे नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन हो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन हो। और हमारे जो नॉर्थ इंडियन ओशन है, इसमें बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी है, इसमें देखा गया कि अरेबियन सी में इंटेंस साइक्लोन्स, यानी जो साइक्लोन में लगभग विंड स्पीड 150 किलोमीटर से ज्यादा होता है, ऐसे ही साइक्लोन का संख्या वृद्धि हो रहा है, यानी इंटेंसिटी ऑफ द साइक्लोन्स इंक्रीज हो रहा है। और बे ऑफ बंगाल की बात करें तो इसमें कोई फ्रीक्वेंसी इतना चेंज नहीं हो रहा है, मगर रेट ऑफ इंटेंसिफिकेशन वो बढ़ रहा है दोनों में, अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में। और तीसरा चीज ये देखने को मिला कि जो बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन्स डेवलप हो रहा है, उनका जैसे कोस्ट की तरफ वो आगे बढ़ते हैं, उनका जो स्पीड है, माने जाने का स्पीड, ट्रैक का स्पीड, वो अभी स्लो हो रहा है। इसका मतलब है कि जैसे पहले कोई साइक्लोन जब तट को पार कर रहा था 3 घंटा ले रहा था, अभी जैसे स्लो मूव करेगा ये 3 घंटा की जगह पे 4 घंटा ले सकता है। यानी साइक्लोन की वजह से जो डिस्ट्रक्शन पहले हो रहा था, अभी वी कैन एक्सपेक्ट मोर डिस्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ द स्लो स्पीड ऑफ द साइक्लोन्स। और इसके साथ देखा गया कि जो साइक्लोन जब आता है तब जो हेवी रेनफॉल होता है, इसका इंटेंसिटी बढ़ रहा है और 10 to 15% रेनफॉल इंक्रीज हो सकता है जब कोई साइक्लोन तट को पार करता है। ये क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है। सिमिलर जो स्टॉर्म सर्ज है, स्टॉर्म सर्ज इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। जब इंटेंसिटी बढ़ जाता है तब स्टॉर्म सर्ज ज्यादा होता है, और जब साइक्लोन स्लो मूव करता है स्टॉर्म सर्ज भी ज्यादा होता है। इसके साथ बिकॉज लंगर पीरियड के लिए स्टॉर्म सर्ज देखने को मिलता है। और एक बात है कि जो सी सरफेस राइज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है सी सरफेस का, इसकी वजह से मीन सी लेवल राइज हो रहा है। जब कोई साइक्लोन आएगा इसका एडिशनल इम्पैक्ट होगा, इसलिए जो कोस्टल इनंडेशन हम देख रहे हैं, इसमें लगभग क्लाइमेट चेंज की वजह से 10 to 50% ज्यादा होने का पूर्वानुमान किया जाता है। और जो प्रोजेक्शन की बात करें, मैंने 2050 या 2100 में क्या होगा, ये विचार है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का इंटेंसिटी बढ़ सकता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने का इतना संभावना नहीं है, मगर इसका जो एसोसिएटेड एडवर्स वेदर है, जैसे हेवी रेनफॉल हो गया, विंड हो गया, स्टॉर्म सर्ज हो गया, इसमें तीव्रता बढ़ सकते हैं। और एक बात यह है कि ओवर द पीरियड्स कोस्टल एरिया में सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव हो रहा है। पहले जितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर साइक्लोन की तरह प्रभावित हो रहा था, अभी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वल्नरेबल हो रहा है, मतलब वल्नरेबिलिटी ऑफ द कोस्टल एरिया इंक्रीज बहुत ज्यादा हो रही। जी बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण बात है ये। और इसको लेकर क्या कुछ हो रहा है हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको एक बार फिर से बताएं कि आपदा प्रबंधन में निस्वार्थ सेवा का सम्मान करने के लिए भारत सरकार ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की स्थापना की है, जो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करने वाले संस्थानों और व्यक्तियों के लिए एक वार्षिक पुरस्कार है। अधिक जानकारी और आवेदन के लिए आप awards.gov.in पर या फिर ndma.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। 30 सितंबर 2022 तक ये आवेदन की जा सकती है, यह आखिरी तारीख है। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, instituted by Government of India to honor selfless service in disaster management. Many organizations and individuals are working silently in areas of disaster management like prevention, mitigation, preparedness, rescue, response, relief, rehabilitation, research, innovations or early warning.
Government of India has instituted an annual award. There will be up to 3 awards. Both institutions and individuals are eligible for these awards. If the award winner is an institution, it shall receive a certificate and a cash prize of rupees 51 lakhs. If the award winner is an individual, the winner shall receive a certificate and a cash prize of rupees 5 lakhs. To know more or to apply, visit awards.gov.in or ndma.gov.in today. The last date for filing of applications shall be 30th September 2022. सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भारत सरकार द्वारा स्थापित आपदा प्रबंधन में निस्वार्थ सेवा को सम्मानित करने के लिए कई संगठन और व्यक्ति आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में लगातार काम करते आ रहे हैं, जैसे आपदा की रोकथाम, शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया और बचाव, राहत, पुनर्वास, अनुसंधान, नवाचार या प्रारंभिक चेतावनी। भारत सरकार ने वार्षिक पुरस्कार की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत 3 पुरस्कार होंगे। संस्थान और व्यक्ति दोनों ही इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। यदि पुरस्कार विजेता एक संस्थान है तो उसे प्रमाण पत्र और 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। यदि पुरस्कार विजेता व्यक्ति है तो विजेता को प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए या आवेदन करने के लिए awards.gov.in और ndma.gov.in पर आज ही जाएं। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2022 तक होगी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत आपदा का सामना में। हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ बने हुए हैं और हमारे साथ अब जुड़ गए हैं श्री ज्ञान दास जी, जो ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से जुड़े हुए हैं। ज्ञान सर, हमें ये समझाएं कि ओडिशा एक रोल मॉडल की तरह सामने आया है। क्या कुछ ऐसे बदलाव किए गए जिसकी वजह से जो कम से कम लोगों का नुकसान है, हताहत होने की संख्या है, वो लगभग अब 0 तक पहुंच गई है? आपको पता है उड़ीसा में सुपर साइक्लोन जब 99 में हुआ था अक्टूबर में, तब ह्यूमन कैजुअलिटी 10,000 के आसपास था। बट रिसेंटली इफ यू लुक एट द स्टैटिस्टिक्स, ऑलमोस्ट द ह्यूमन कैजुअलिटी ड्यूरिंग रिसेंट साइक्लोन्स ऑलमोस्ट नील है, 0 है। क्योंकि गवर्नमेंट का ये मिशन जीरो कैजुअलिटी पॉलिसी है, स्टैंड है। तो इसीलिए हम लोग सारे जितने सारे डिपार्टमेंट है, कम्युनिटी है, जितने सारे स्टेक होल्डर है, हम लोग काम कर रहे हैं। ड्यूरिंग लास्ट 20 years वी हैव बिल्ड अप आवर कैपेसिटी अकॉर्डिंगली ऑल्सो। जब साइक्लोन हुआ था 99 में, तो मेजर कैजुअलिटी इसीलिए हुआ था कि कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में साइक्लोन शेल्टर तब नहीं था, डेडिकेटेड शेल्टर में, मेरा मतलब डेडिकेटेड शेल्टर। तो नाउ वी हैव कंस्ट्रक्टेड अराउंड 900 डेडिकेटेड शेल्टर। ये स्टिल्टेड स्ट्रक्चर है जिसका डिजाइन IIT खड़गपुर ने किया है। एंड apart from that we have also built up the capacity of the communities, क्योंकि ये community ही fast responder है and the worst sufferer also। इसीलिए ओडिशा was the almost the first state government जिसने community based disaster preparedness program 2000 से शुरू किया। and we are preparing village level disaster management plans with communities as the major stakeholder, along with जितने सारे डिपार्टमेंट के लोग विलेज लेवल अधिकारी हैं वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा ओडिशा वाज द फर्स्ट स्टेट आल्सो टू हैव अ स्टेट लेवल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। जब कोई भी नहीं था इंडिया में, कोई भी स्टेट में नहीं था, तो इसका नाम ओड्राफ है। वी स्टार्टेड विद 5 यूनिट्स, बट अभी 20 यूनिट से अक्रॉस द स्टेट। ये एडवांटेज है, वो साइक्लोन जैसे फोरकास्ट हमको मिलता है, वी कैन प्री पोजिशन दीज यूनिट्स इन द एरियाज लाइकली टू बी अफेक्टेड। इसके बाद ये फ्लड हुआ, साइक्लोन हुआ, फायर एक्सीडेंट हुआ, ड्राउनिंग हुआ, वो जितने सारे डिजास्टर है ओड्राफ के अलावा वो फायर सर्विस के पास सारे इक्विपमेंट से, जो मॉडर्न इक्विपमेंट है, इसका कैपेसिटी बिल्डिंग भी हम लोग किए हैं। बट यू नो ऑल्सो लिमिट हैविंग फायर सर्विसेज एंड ओड्राफ। इसके अलावा कम्युनिटी का भी फिर भी उनका कैपेसिटी भी डेवलप होना चाहिए। बिल्कुल। इसीलिए जो साइक्लोन शेल्टर हम लोग बनाए हैं, ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, फिजिकल बिल्डिंग नहीं है। क्योंकि हम लोग ये बिल्डिंग बनाने के बाद, ये शेल्टर बिल्डिंग, डेडिकेटेड बिल्डिंग बनाने के बाद, वी हैंड ओवर इट टू द कम्युनिटीज। दीज कम्युनिटीज और द विलेजर्स मैनेज द शेल्टर। उनका एक कमिटी है, तो ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम दे यूज इट फॉर सोशल फंक्शन, स्कूल्स, आंगनबाड़ी सेंटर्स, वैक्सीनेशन सेंटर। इसका एक वॉलंटियर भी है, इस शेल्टर में वॉलंटियर है। हम लोग इनको सर्च एंड रेस्क्यू, फर्स्ट एड, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड में भी ट्रेनिंग देते हैं। और वन मेजर थिंग इज
जितने सारी प्लानिंग करेंगे या कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, जी। इसको हम लोग अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे बिल्कुल। तो जब साइक्लोन टाइम में रियल टाइम में इसका जरूरत होगा, यह यूटिलिटी नहीं होगा प्लानिंग। बिल्कुल। तो इसीलिए 15 साल से मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मोर देन 15 इयर्स हम लोग 19 जून में कम्युनिटी लेवल मॉक ड्रिल हर इंटायर स्टेट में करते हैं, जी। और शेल्टर में, और एक एनुअल रिचुअल हो गया है। जी डॉक्टर दास, एक बड़ी बात यहाँ पे निकल कर आ रही है कि जो तकनीक का जो इस्तेमाल है, जो फोरकास्टिंग का या जो साइक्लोन है उसको ट्रैक करने का, इस तकनीक ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है और कितने हद तक माइन्यूट या कहें बिल्कुल प्रिसाइज जो सूचनाएं मिल रही हैं, उसने कितनी बड़ी भूमिका या रोल अदा किया है? देखिए, जब 99 में फोरकास्ट हुआ था तो इतना प्रिसाइज नहीं था। ऑफ कोर्स आईएमडी का फोरकास्ट हैज इंप्रूव्ड ए लॉट ओवर द इयर्स। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी नॉर्मल वार्निंग से हम लोग इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट में आ गए हैं, जहां हमको ये अगर ट्रैक का पता चलता है वेरियस मॉडल से। आईएमडी का मॉडल है, दूसरा मॉडल भी है, और हम लोग ये वेव इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग के लिए दो मॉडल यूज करते हैं। एक तो ये एनडीएमए का वेव डीसीआर मॉडल है, और ओएसडीएमए का एक डीएसएस सिस्टम है। तो इसमें ये ट्रैक को हम लोग जो है सुपर इम्पोज करते हैं, एंड वी आल्सो आइडेंटिफाई जो यहाँ पर लैंडफॉल होगा तो कौन सा एरिया ज्यादा अफेक्टेड होगा, व्हाट इज द पॉपुलेशन, यहाँ पर ओल्ड एज ओल्ड पीपल कितने हैं, प्रेग्नेंट वुमेन कितने हैं, और फिशरमैन कितने हैं, तो कच्चा हाउसेस कितने हैं, तो हाउ मेनी पीपल वी हैव टू इवैक्यूएट। क्योंकि अगर मिशन जीरो कैजुअलिटी है तो वी हैव टू सी दैट इवैक्यूएशन हैज टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज एंड परफेक्ट आल्सो। तो इसीलिए ये जो तकनीक आप बोल रहे हैं, और वी हैव आल्सो जो आईएमडी का फोरकास्ट आता है जी, हम लोग क्या करते हैं ना, ये कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में जो हमारा जो 22 ब्लॉक्स है, वी हैव गॉट अर्ली वार्निंग डिवाइस सिस्टम आल्सो, डिसेमिनेशन सिस्टम आल्सो। बिकॉज जिनके पास मोबाइल है, टीवी है, वो लोग तो न्यूज मिल जाता है उनके पास, बट जिनके पास नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं ना, स्टेट कंट्रोल रूम से ये ऑडियो मैसेज भेजते हैं जो कोस्टल एरिया में, कोस्टल जोन में जो लोग हैं, जहां पर फिशरमैन है, जो ये समुद्र को जाते हैं फिशिंग के लिए, उनके पास भी मैसेज आता है। तो ये इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग के लिए ट्रैक का कहाँ लैंडफॉल होगा, कितना इंटेंसिटी होगा, और हम लोग इनका से भी पता चलता है अगर टाइडल सर्ज होगा तो कितना हाइट होगा। तो हम लोग ओडिशा में प्लानिंग किए हैं, अगर टाइडल हॉर्स 3 मीटर आता है या 4 मीटर होता है तो कौन सा विलेजेस भी अफेक्टेड होगा, तो वहां पर हम लोग को जनरल इवैक्यूएशन भी करना है। बिल्कुल। और मैं अपने तमाम विशेषज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। डॉक्टर एम महापात्रा, डॉक्टर ज्ञानदास और प्रमोद बादामी जी। हमारे पास वक्त इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तय है, हमारे तमाम विशेषज्ञ इस बात को रख रहे हैं कि किस तरह से चुनौतियां अभी भी हैं, क्योंकि मौसम परिवर्तन का एक मुद्दा है, लेकिन आश्वस्त हम इस बात से हो सकते हैं कि हमारे पास तैयारियां पूरी हैं, तमाम तकनीक हमारे पास उपलब्ध हैं, जिससे हम बेहतर तरीके से आपदा का सामना कर सकते हैं, खासकर चक्रवात का। फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika Scholarship up to 50% of college fees. An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into